हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। कल हमने इकोनॉमी का सीजीएल और सीपीओ के दृष्टिकोण से हमने इकोनॉमी पढ़नी शुरू की थी, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किए इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जो कि था टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, वो देखा था। अभी आज हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमी के सेक्टर्स होते कितने हैं। हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमी के हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर। अभी हम एक एक करके इन सब की क्या क्या खासियत होती है, कैसे हमें पता चलता है कौन सा सेक्टर प्राइमरी में कंसीडर किया जाएगा, कौन सा सेकेंडरी में कंसीडर किया जाएगा, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर की सबसे खास बात जो होती है वो ये होती है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज करते हैं। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी होते हैं उनका डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, वाटर, सोयल, ये सब चीज़ों का डायरेक्ट जो चीज़ यूज करती है, मतलब जैसे माइनिंग करते हैं हम, तो हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स को बस निकाल रहे हैं, उसको कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है उसके साथ, वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो हम प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं। फिर उसके बाद जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं, तो इंडस्ट्रीज के लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है वो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। ये इसकी सबसे खास बात होती है कि जो पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर होता है कहीं का भी, किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का जो पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर होता है वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर हमारा प्राइमरी सेक्टर वेल डेवलप्ड है और वो पूरी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए खाना उत्पाद कर पा रहा है या इतने नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है जिससे हमारी पूरी पॉपुलेशन का काम चल सके, तो ही उस देश का इकोनॉमिक सिस्टम आगे बढ़ पाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, डेयरी और एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। आप सभी को पता होगा, मोस्टली हम सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं या फिर हम सब ने गांव देखा जरूर होगा, और इंडिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो अभी भी गांव में रिजाइड करती है, और गांव के अबाउट 80 to 90% पीपल अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए एग्रीकल्चर हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के मोर देन 60%, मोर देन 60% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी हमारा अगला सेक्टर है वो है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्टर सबसे पहले तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसके आउटपुट को यूज करता है। अब हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसके आउटपुट क्या क्या होते हैं। हमारा सपोज कीजिए कोई बागवानी कर रहा है या फिर कोई खेती कर रहा है या फिर किसी का कोई माइनिंग कंपनी है जो माइनिंग कर रही है, कोयला निकाल रही है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है कि इन सभी जो प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट होता है, लाइक दिस इज आवर प्राइमरी सेक्टर, और उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर को हम प्रोसेसिंग सेक्टर भी बोलते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। तो इस सेक्टर में क्या होता है कि ये प्राइमरी सेक्टर का जो भी आउटपुट होता है उसको अपने इनपुट की तरह यूज करता है और फिर फिनिश्ड गुड्स बनाता है। जैसे कि ये लकड़ी लेगा और लकड़ी से फिर अगर हमें फर्नीचर मिल रहा है या फिर कोक, फ्रूटी, ये सब आप लोग पीते होंगे, सब फ्रूट से बनती है, वो फ्रूट्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट है और सेकेंडरी सेक्टर का इनपुट है। इसके एग्जांपल्स हैं जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो फिनिश्ड आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। फिनिश्ड आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि जो हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो सेकेंडरी सेक्टर का ही आउटपुट अपने इनपुट के तौर पर यूज करते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, आप सपोज करिए मारुति सुजुकी की कार्स आती हैं, तो क्या आपको लगता है कि मारुति सुजुकी कार का हर पार्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है? नहीं, उसके टायर्स अपोलो मैन्युफैक्चर करता है फॉर एग्जांपल। तो उसने अपोलो को जो आउटपुट है वो एक मारुति के लिए इनपुट है, लेकिन ये दोनों के दोनों ही सेकेंडरी सेक्टर में कंसीडर किए जाते हैं। फिर उसके बाद व्हीकल इंडस्ट्री एग्जांपल है, फर्नीचर इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सभी हमारे सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल हैं। उसके बाद ये सेक्टर किसी भी इकोनॉमी के लिए, इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है? इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर अगर मजबूत है तो हम मोस्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनके वर्क और लाइफ कंडीशंस को सुधार सकते हैं।
पॉवर्टी एलिवेशन का सबसे बेहतरीन तरीका अगर कोई है तो वो है इंप्रूवमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर। अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखें तो चाइना आज इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी सिर्फ इसलिए बन गया है क्योंकि उसके पास बहुत ही वेल डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्टर है, और इसलिए वहां के लोगों की लाइफस्टाइल सुधर रहा है, वहां के लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में हमारे पास प्राइमरी सेक्टर वेल डेवलप्ड है, टर्शरी सेक्टर वेल डेवलप्ड है, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो अभी भी वेल डेवलप्ड नहीं है। तो इसके लिए हमारी सरकार काफी कुछ स्कीम्स भी लेके आ रही है, काफी कुछ कर रही है, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। अभी टर्शरी सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो टर्शरी सेक्टर वो होता है जिसमें सभी प्रकार की सर्विसेज और इंटेंजिबल गुड्स। अब इंटेंजिबल गुड्स से हम क्या समझते हैं? इंटेंजिबल गुड्स वो चीजें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते। सर्विसेज वो होती हैं जो कोई सेवा किसी इंसान को प्रदान कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, डॉक्टर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको उसकी कंसल्टेशन के लिए एक फीस देनी पड़ती है। बदले में वो आपको कुछ नहीं दे रहा, वो आपको अपनी सेवा दे रहा है, वो आपको अपनी सर्विस दे रहा है, जिसमें कि वो आपकी बीमारी को पहचानता है और उसका इलाज बताता है। दवाइयां खरीदना अलग है, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए जो फीस लगती है वो आप क्यों दे रहे हैं? वो आप उसको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की। अब इंटेंजिबल गुड्स वो होते हैं जो गुड्स होती हैं, जो सर्विसेज नहीं है, गुड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप सभी ने यूज किया होगा, विंडोज जो आप यूज करते हैं, गूगल जो यूज करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, स्पॉटिफाई गाने सुनने के लिए यूज करते होंगे, उसमें आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए पैसा देते हैं कंपनी को। तो वो एक गुड है, वो कोई चीज है, वस्तु है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, इसलिए वो इंटेंजिबल है। और अगर वो इंटेंजिबल है तो वो टर्शरी सेक्टर में आएगा। एग्जाम्पल्स मेडिकल, आईटी, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, ये सब इसके पार्ट हैं। अब इंडिया के अंदर जो टर्शरी सेक्टर है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। आपको पता होगा यूएस में कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। इंडिया में बेंगलुरु को एशिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं। वर्ल्ड का दूसरा सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, क्योंकि इतने बड़े बड़े टेक जायंट्स जो कि इवन यूएस बेस्ड, वेस्टर्न यूरोप, जो भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उन सबको जो बैक हैंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी और ये सब जो फर्म्स हैं, ये सभी इंडिया को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत आगे लेके जा रही हैं, और इंडिया इस फील्ड में एक वर्ल्ड लीडर है। अब इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो भी टर्शरी और आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के थ्रू हैं। अब इंडिया, जैसा कि आपको पता होगा कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहता है ताकि हमारे पास और पैसा आए, बाहर के देशों को हम अपनी सेवाएं दें, हम कुछ बेचें और हमारे पास बाहर से पैसा आए। तो इसके लिए इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाह रहा है, और उन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में आईटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये तो हमने बात की सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। अभी उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा होगा सलाइंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सलाइंट फीचर्स का मतलब क्या होता है। सलाइंट फीचर्स होते क्या हैं? सलाइंट फीचर्स वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स या जो चीजें किसी स्पेसिफिक इकोनॉमी के लिए उसको डिफाइन करती हैं। तो अभी जैसे कि आप आगे देखेंगे, आपको लगे शायद हम इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, लेकिन वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स हैं। प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली हैं, उन्हें हमें सुधारना होगा, लेकिन वो इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स हैं। तो हम एक एक करके इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का फीचर है, जो इंडियन इकोनॉमी को डिफाइन करता है, वो ये है कि इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। अब एग्रेरियन इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एन एग्रेरियन इकोनॉमी? एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और जो लैंड के ऊपर प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा है। लैंड के ऊपर प्रेशर का मतलब कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड से हम लैंड के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी देखिए डाटा देखें तो लगभग 60% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 17% जीडीपी ही कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी 60% पॉपुलेशन के पास सरवाइव करने के लिए ओनली जस्ट 17% रिसोर्सेज हैं। तो आप सोचिए, गरीबी की समस्या तो ऑब्वियसली होगी ना, कि
कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और जो एग्रीकल्चर में एंगेज है वो आज भी गरीबी में जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 17% ऑफ जीडीपी है। अब इस समस्या को सुलझाएं कैसे, मतलब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो हम सोचें कि भाई एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ जाए, या फिर ये जो पॉपुलेशन है ये सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में जाके एम्प्लॉयड हो जाए। यही दो ऑप्शंस है। लेकिन हमारा जो मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर होता है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर होता है, वो इंडिया का वेल डेवलप्ड नहीं है। तो इसलिए ये पॉपुलेशन मजबूर है कि ये एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट हो रही है, और सिर्फ 17% ऑफ रिसोर्सेज में इसे सर्वाइव करना पड़ रहा है। इसके बाद हाई लेबर टू लैंड रेशो। हाई लेबर टू लैंड रेशो का मतलब हम क्या समझते हैं? सपोज कीजिए हमारे पास ये 1 एकड़ लैंड है। 1 एकड़ लैंड में हमें एक सीजन में फार्मिंग करने के लिए 2 मजदूरों की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं हमारे आसपास, आपने अपने गांव में भी देखा होगा कि जो भी अनएम्प्लॉयड आदमी होता है, जैसे सपोज कीजिए हमारी फैमिली के पास 1 एकड़ जमीन है। अब उस 1 एकड़ जमीन में पूरी फैमिली एम्प्लॉयड है। पूरी फैमिली एम्प्लॉयड है मतलब इस जहां पर सिर्फ 2 लोगों की जरूरत थी, वहां हमारे पास 4 लोग अवेलेबल हैं, और वो चारों लोग उसी लैंड पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब जो लैंड टू लेबर टू लैंड रेशियो वो बहुत हाई है। इसका मतलब ये 4 लोग उतने पर सरवाइव करने के लिए मजबूर हैं जितना 2 लोगों के लिए होना चाहिए था। सपोज कीजिए ये लैंड एक सीजन में 1 किलो खाना प्रोड्यूस करती है, तो पहले वो 1 किलो खाना 2 लोग खा रहे थे, लेकिन अभी हालांकि ये लोग कहीं और एम्प्लॉयड नहीं है, तो मजबूरी है कि वो वही 1 केजी खाना अब 4 लोगों को खाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन का अमाउंट डाउन हो जाएगा, भूखमरी बढ़ जाएगी, और पॉवर्टी भी बढ़ जाएगी। लो पर कैपिटा लैंड होल्डिंग। अब लैंड होल्डिंग का मतलब आप सभी समझते होंगे कि किसी के पास कितनी जमीन है। तो एक पर कैपिटा लैंड होल्डिंग इंडिया में बहुत लो है। उसके बाद हम अगले फीचर की तरफ बढ़े, तो अगला फीचर हमारे पास है कि डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या समझते हैं? इसका मतलब यह है कि जो इंडिया में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो कमा रहा है वो इतना कमा रहा है कि वो बहुत रईस है, और जो नहीं कमा पा रहा वो इतना गरीब है कि बहुत पिछड़ गया है। मतलब एक मिडिल क्लास जो डेवलप होना चाहिए वो इंडिया में नहीं डेवलप हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो लोग बहुत गरीब हैं, या लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, या फिर बहुत अमीर हैं। और जो बहुत अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब रूरल एरियाज में इनकम डिस्पैरिटी बहुत हाई है, जहाँ पर रिच पीपल जो हैं वो मेजोरिटी ऑफ रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि गांव में 5-7 फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके पास 50-50 एकड़ जमीन है, और उसके बाद बाकी गांव ऐसा होता है जिसके पास किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 1 एकड़ जमीन है। तो यही है डिस्पैरिटी, कि जिसके पास है उसके पास बहुत ज्यादा है, और जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। यह सिचुएशन अर्बन एरियाज में और भी बुरी है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो रूरल एरियाज में कोई गरीब आदमी भी हो, वो भी थोड़ी सी जमीन से अपना पेट तो भर ही सकता है। लेकिन जो शहर में है, जो आदमी मेहनत मजदूरी के ऊपर डिपेंडेंट है और उसको रोज काम नहीं मिल पा रहा, अगर उसको रोज काम नहीं मिल पाएगा तो वो अपनी फैमिली का पेट भरेगा कैसे? वो तो भूखमरी वाली सिचुएशन हो गई ना। गांव में भूखमरी की सिचुएशन फिर भी बहुत बेहतर है, शहरों में बहुत बुरी है। शहरों में जिन लोगों के पास कुछ नहीं है उनके पास रहने के लिए एक छत तक नहीं है, लोग फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं। तो अगली सिचुएशन, अगली क्या बोलते, आई एम रियली सॉरी, अगला फीचर जो इंडियन इकोनॉमी का वो हम देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी का जो अगला फीचर है वो है लो पर कैपिटा इनकम। अब लो पर कैपिटा इनकम से हम क्या समझते हैं? हमारे पास इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम हमारे पास कैसे होती है कि पर कैपिटा इनकम का, सबसे पहले हम पर कैपिटा इनकम का मतलब देख लेते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम वो होती है जो हमारी जो ग्रोस नेशनल इनकम है, जिसको हम जीएनआई बोलते हैं। ग्रोस नेशनल इनकम को जब हम अपनी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज एक इंडियन कितना कमा रहा है। तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस। देखिए, आज इंडिया यूएस, चाइना, वेस्टर्न यूरोप जैसे कि यूके, फ्रांस, जापान, इन सब कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक
लेवल पर compete करना चाह रहा है। लेकिन अगर हम उनसे इंडिया को कंपेयर करें तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो आज भी बहुत कम है। आज भी हम एक मिडिल इनकम कंट्री में आते हैं। अगर हम खुद को एक डेवलप्ड कंट्री काउंट करवाना चाहते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो पर कैपिटा इनकम ही होता है कि एक आदमी कितना कमा रहा है। ठीक है, अब इसका रीजन ये है कि इंडिया की जीडीपी ऑब्वियसली बहुत हाई है, टॉप 5 जीडीपीज में वर्ल्ड की में इंडिया आता है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन भी उतनी ही हाई है। तो जब हम पॉपुलेशन को बढ़ा देंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर है, जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो हमारा जो इसका आउटपुट आएगा वो लो आएगा, तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो है। अब पर कैप ये एक फैक्चुअल पॉइंट है जो कभी में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो पहले जो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट होती थी वो होती थी करेंसी एक्सचेंज रेट मेथड से, लेकिन अभी हम परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन ये अब हम अगर अभी पढ़ने लगे तो बहुत क्लास से भटक जाएंगे। इन सब टॉपिक्स को हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मेजर प्रिंसिपल्स और ग्राफ वगैरह वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें हम ये सब देखेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी और करेंसी एक्सचेंज मेथड वगैरह क्या होता है। ठीक है, अब इंडिया और चाइना दोनों के पास हाई जीडीपी है, लेकिन ये फिर भी डेवलपिंग नेशन ही कंसीडर होते हैं क्योंकि इनकी पर कैपिटा इनकम लो है, और पीसीआई के बेसिस पर ही किसी कंट्री का डेवलपमेंट नापा जाता है, मतलब उसको कंसीडर किया जाता है कि ये डेवलपिंग है या डेवलप्ड कंट्री है। अब अगला फीचर जो इंडियन इकोनॉमी का है वो है अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला फीचर जो इंडियन इकोनॉमी का है वो है अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि हमने पहले डिस्कस किया कि इंडिया की जो 60% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 17% जीडीपी में ही कंट्रीब्यूशन कर रही है। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर में हमारी लगभग 18% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, और ये 18% हमारा लगभग 40% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसके बाद जो बाकी जो बच गई हमारी लगभग 22% पॉपुलेशन वो हमारी सर्विसेज यानी कि टर्शरी सेक्टर में एंगेज्ड है। तो यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो किसी देश की हाई पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है, और सबके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, सबके पास काम होगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो उन लोगों के पास खाने के लिए पैसा होगा, तभी तो वो कमा पाएंगे जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो। लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सिर्फ 18% ही कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ 18% लोग ही हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंगेज्ड हैं। तो इसका मतलब हमारी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर डेवलप्ड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, और जो टर्शरी सेक्टर हमारा है वो लो लेबर इंटेंसिव है। अब लो लेबर इंटेंसिव से हम क्या समझते हैं, जब कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, मतलब जहां पर लोगों के पास रोजगार ना हो, तो उस समस्या को सुधारने के लिए हम ऐसे सेक्टर्स पर ध्यान देते हैं जहां पर ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। अब एक आईटी सेक्टर है, एक आईटी कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी उतना ही काम करेगा, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के चक्कर में सिर्फ अगर एक आईटी कंपनी है उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ इंजीनियर्स को ही एम्प्लॉय किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर एक इंडस्ट्री लगाई जाए, एक छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाई जाए जिसमें एक छोटे इंडस्ट्री में भी लगभग हम 10 लोगों को काम दे सकते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। अब अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं। हाँ, तो इंडिया की अगली प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, वही मतलब है इसका, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए, किसी भी देश की ग्रोथ के लिए क्रेडिट यानी कि उधार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उधार का रोल कैसे होता है कि अगर हमारे पास कुछ पैसा है, देश की पॉपुलेशन के पास कुछ सेविंग्स है, उन सेविंग्स को लेके लोग बैंक में जाते हैं। देखिए, सेविंग्स है, पॉपुलेशन की सेविंग्स, वो कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी बैंक में, और फिर बैंक इन सेविंग्स को किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को एक फैक्ट्री लगाने के लिए लोन दे देगा। ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने फैक्ट्री लगाई,
बहुत बेकार है लेकिन काम चला लो, फैक्ट्री है सपोज कर लो, ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक फैक्ट्री लगाई, तो ये फैक्ट्री लगाने के लिए जो बैंक ने लोन दिया वो कहाँ से आया? वो आया तो बेसिकली लोगों की सेविंग से ना। लेकिन इंडिया में लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो सेव कर पाए। बहुत सारे लोग आज भी डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है। तो जब उनके पास सेविंग्स नहीं होंगी तो बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? और बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो हमारी इंडस्ट्रीज के पास पैसा कहां से आएगा? आई एम रियली सॉरी। हेलो। तो अभी इंडिया एक लो इनकम कंट्री है, तो इसलिए हमारे पास जो पब्लिक सेविंग्स है वो बहुत कम है, इसलिए उनको मोबिलाइज करना भी मुश्किल है। मोबिलाइज करने का मतलब उनको यहां से यहां तक पहुंचाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि है ही नहीं, सेविंग्स है ही बहुत कम। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो कैपिटल की जरूरत होती है, मतलब जो पैसे की जरूरत होती है इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए, वो भी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हमारा अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारा पास पैसा है ही नहीं, तो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर भी बहुत अंडर फंडेड है। तो इसलिए जब हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर अंडर फंडेड है तो हमारे पास लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो आज की दुनिया में बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे जापान, यूएस, उन सब के पास है, वो इंडिया के पास आज भी नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो बेस्ट इन क्लास मशीनरी है वो नहीं आ पाती, और इसलिए हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पर और रोक लगती है। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया के साथ। अभी इसके बाद हम अगला जो पॉइंट है वो है लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। अब देखिए, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं वो किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही वाइटल होते हैं। ये यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक फेमस कोट है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। उन्होंने कहा कि अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज डेवलप्ड, बट अमेरिका इज डेवलप्ड बिकॉज इट हैज गुड रोड्स। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका के रोड इसलिए अच्छे नहीं हैं कि अमेरिका डेवलप्ड है, बल्कि अमेरिका डेवलप्ड ही इसलिए है क्योंकि अमेरिका के रोड अच्छे हैं। यानी कि डेवलपमेंट से अच्छे रोड नहीं आते, अच्छे रोड से डेवलपमेंट आती है। तो यहां पर वो जो ट्रांसपोर्ट है उसकी इंपॉर्टेंस को समझाना चाह रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में आज भी माइल टू माइल कनेक्टिविटी नहीं है, हर जगह अच्छे रोड, पक्के रोड नहीं है। लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ऊपर। बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई हैं, जिनमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, जो कि है पीएम गति शक्ति, और ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए स्कीम है। उसके बाद अगली प्रॉब्लम हम देखें तो अगली प्रॉब्लम इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा जो आज भी हमारा जो आउटपुट है वो आउटलुक है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, और इंडिया में एक लैक ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, मतलब एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की आज भी बहुत कमी है इंडिया में। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, जल्दी जल्दी में कई बार जुबान फिसल जाती है। तो इंडिया की जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है वो आज भी इंडिया में बहुत कम है। मतलब लोग बिजनेस करने से डरते हैं, लोग आज भी प्रेफर करते हैं कि कोई स्टेबल जॉब उनको मिल जाए, कोई स्टेबल नौकरी मिल जाए। तो जब तक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट नहीं आएगा, जब तक लोग रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, जब तक लोग इंडस्ट्रीज सेटअप करना नहीं चाहेंगे, तब तक इंडिया की ग्रोथ पर ऐसे ही समस्याएं आती रहेंगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें इन सभी समस्याओं को सुलझाना है तो इन सभी जो भी हमने पढ़ा इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और ये सारे पॉइंट्स जो भी हमने पढ़े ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगली क्लास में हमने जो अभी तक 3 टॉपिक पढ़े, इनसे जो पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में, उन सबको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।